अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो सेकंड पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के फॉर क्वांटिटेटिव स्टडीज़। लास्ट टाइम हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो हो सकते हैं। उसमें से हम लोगों ने तीन कैटेगरीज जो हैं वो पढ़ी थी: ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनेयर्स। हम लोगों ने जो है वो ऑब्जर्वेशन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कैसे हम लोग ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सब कुछ जो है वो लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चनेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कवर लेटर्स जो है वो लिख सकते हैं, या कवर लेटर्स लिखने के लिए कौन कौन से जो है वो की पॉइंट्स होने चाहिए। क्वेश्चंस को फॉर्मेशन करने के लिए क्या ज़रूरी हदायत हैं जिनको हम लोगों को पेश नज़र रखना चाहिए, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए। एक इफेक्टिव क्वेश्चनेयर बनाने के लिए हमें क्या किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो देने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये थे वो हमारे पास मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर क्वांटिटेटिव स्टडीज़, जिसमें हम लोगों ने जो है वो ऑब्जर्वेशंस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया था। फिर हम लोगों ने जो है वो आज इंटरव्यू क्वेश्चनेयर्स को डिस्कस करेंगे, और देन जो है वो फिर सेकेंडरी सोर्सेज के हवाले से जो है वो कुछ डिस्कशन होगी। अच्छा जी, इंटरव्यू के हवाले से कहते हैं जी कि इंटरव्यू क्या है हमारे पास, जिसमें इंटरव्यूअर जो होता है वो रिस्पोंडेंट से खुद क्वेश्चंस उसको रीड करके देता है, और देन जो रिस्पोंडेंट उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करता है वो उसको रिकॉर्ड भी इंटरव्यूअर खुद करता है। यानी कि एक किस्म की ये जो है ना वो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन है, वो चाहे फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो सकती है, वो जो है वो फ़ोन के ऊपर या किसी दूसरे मीडियम के थ्रू भी जो है वो इंटरेक्शन हो सकती है। सो इन शॉर्ट, इसमें रिस्पोंडेंट जो है सॉरी, इसमें जो इंटरव्यूअर्स है वो खुद से क्वेश्चन जो है ना वो रीड करके रिस्पोंडेंट को देता है, और रिस्पोंडेंट के जो रिस्पॉन्स होता है उसको खुद से रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है कैटलॉग को। ये जो है हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी कि ये जो मेथडोलॉजी है हमारे पास डाटा कलेक्शन की, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो मोल्ड कर सकता है रिस्पोंडेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए। अब इसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है कि इंटरव्यूअर जो है वो रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकता है अपने क्वेश्चंस के अंदर, और वो प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस को जो है ना उनको भी फॉलो कर सकता है कि पहले से ही उसने जो है वो एक क्वेश्चंस की लिस्ट बना रही है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं वर्ड्स के साथ जो है उसने रिस्पोंडेंट से पूछने हैं। सो ये इनको हम लोग जो है वो स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर मेथडोलॉजी। अच्छा जी, इसी तरीके से इंटरव्यूअर्स जो है वो उसके पास यहाँ पर जो है ना वो थिंकिंग के लिए फ्रीडम होता है कि वो किस डोमेन के अंदर जो है वो अपने क्वेश्चंस को जो है वो डायरेक्ट कर सकता है। इंटरव्यूज़ की जो है हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज़ है, सब कैटेगरीज़ हैं। एक में आता है जी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, और दूसरे में है जी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। अगेन नाम से ही ज़ाहिर है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ वो होंगे जो कि रिजिड होंगे, जिनमें क्वेश्चंस पहले से ही डिसाइडेड होंगे, इवन उनकी वर्डिंग तक डिसाइडेड होगी कि जब हम लोगों ने रिस्पोंडेंट के सामने जाना है तो इस ये वर्ड्स यूज़ करके हम लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछने हैं। जबकि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो नॉन फॉर्मल वे में कहीं से भी जो है ना वो कोई सीक्वेंस नहीं होता। जो इंटरव्यूअर होता है वो कहीं से भी रिस्पोंडेंट को जो है ना वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे इनफॉर्मल वे में अपनी जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट की जा सकती है। सो इसमें जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास कंप्लीट फ्रीडम होता है। ये क्वांटिटेटिव वे में अगर इसको हम लोग पूछना चाहेंगे, यानी कि अगर हम लोग ये वाला टूल क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है ना वो कैटेगराइजेशन करवा लेंगे, कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमारे जो रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स हैं उनको हम लोग क्वांटिफाई कर सकें किसी भी मैनर के थ्रू। और अगर क्वालिटेटिव फॉर्म में, तो फिर तो इंटरव्यूअर जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है उनको नोट कर सकता है।
अ, लेकिन मोस्टली ये वाला जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं ये क्वालिटेटिवली यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ना वो ओपन एक्सेस होती है कि रिस्पोंडेंट किसी भी तरह से जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, और जो इंटरव्यूअर होता है उसके रिस्पोंडेंट्स की वैरायटी की बेसिस के ऊपर जो है ना वो उसको नोट डाउन करता है। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं ये मोस्टली जो है ना वो प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसको वो किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि हमें यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि पहले से पता होता है कि ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो तमाम रिस्पोंडेंट से पूछे गए हैं। सो उनका हम जो है ना क्वान्टिफाई करना, मेजर करना उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। सो ये वाला जो अप्रोच है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की, ये मोस्टली अडॉप्ट की जाती है फॉर क्वांटिटेटिव स्टडीज। जी, तो इसके जो है ना वो कुछ एडवांटेजेस हैं इंटरव्यूज़ के और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है हमारे पास कि ये काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है उसको भी इंटरव्यू के थ्रू जो है वो पूछा जा सकता है। लेकिन ये लाइक बहुत ही पर्सनल जो स्टेटमेंट्स होती है वो बड़ी ही आसानी से जो है ना पूछी जा सकती है इंटरव्यू के मेथड के थ्रू। कि लाइक आप जो है वो किसी भी पर्सन के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करके इसमें एक्चुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि आप उस रिस्पोंडेंट को पहले जो है वो अपने बॉडी लैंग्वेज से जो है ना कंफर्टेबल जोन के अंदर लेकर आते हैं, और देन आप लोग जो है उससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत सी डीप जो इंफॉर्मेशन होती है लाइक बहुत डेप्थ की इंफॉर्मेशन को भी हम लोग जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं इस इंटरव्यू के थ्रू। और इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग जो है वो सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, लाइक इंटरव्यूअर जो है वो अपनी जो की पॉइंट जो उसने पूछना है उसके साथ एसोसिएटेड दूसरे पॉइंट्स को भी जो है ना वो आसानी से जो है वो पूछ सकता है, और अपनी ज़रूरियात को जो है ना या अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बेसिकली उसको इंक्रीज कर सकता है। इसी तरीके से इंटरव्यूअर जो है वो अपने क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है ना वो रिस्पोंडेंट के सामने एक्सप्लेन कर सकता है, अपने उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट एग्जांपल्स देकर जो है ना वो अपना मोटिव जो चीज़ वो पूछना चाह रहा है वो रिस्पोंडेंट के माइंड के अंदर जो है ना वो क्लिक करवा सकता है, ताकि रिस्पोंडेंट जो है वो कुछ अच्छे अंदाज में उसको जो है रिस्पॉन्स कर सके, और हमारे पास डाटा की क्वालिटी जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाए। इसी तरीके से इंटरव्यूअर्स जो हैं उसके पास वाइडर एप्लीकेशंस होती हैं, वो जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस में अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको स्प्रेड कर सकता है, और वो मल्टीपल चीज़ें जो है वो पूछ सकता है। अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इंटरव्यूज़ के जो है ना वो क्या डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस का ये है जी कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है कि हमें टाइम लगाना पड़ता है एक-एक रिस्पोंडेंट के पास खुद जाकर एक-एक क्वेश्चन पढ़कर उससे जो है वो रिस्पॉन्स कलेक्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी जॉब का लाइक पैनल किसी जॉब को इंटरव्यू करवाना जा रहे हैं तो हमें पैनल्स को एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ेंगी, ट्रैवलिंग होगी, सो मल्टीपल एक्सपेंसेस जो है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे। सो ये एक थोड़ा-सा जो है ना वो एक्सपेंसिव मेथोडोलॉजी है। अच्छा जी, डाटा की जो क्वालिटी है, जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विद द रिस्पोंडेंट, कि हमारे रिस्पोंडेंट के साथ किस तरह की क्वालिटी जो है ना वो एस्टेब्लिश हो रही है। लाइक अभी आप लोग फ्यूचर में जो है ना वो एमफिल के इंटरव्यूज़ देने जाओगे एडमिशन के लिए, तो क्या होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो चंद एक स्टूडेंट से सिर्फ जो है ना बेसिक से क्वेश्चंस करके उनको वापस भेज देते हैं, जबकि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बड़े ही डेप्थ के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके नॉलेज को एक्सेस किया जाता है। अब अगर उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, चूँकि उनके साथ इंटरैक्शंस बड़ी पुअर रह रही है, तो ऑब्वियसली उनसे आया हुआ डाटा भी बड़ा पुअर होगा, जो कि उनके रिजल्ट्स के ऊपर फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर जो है ना वो अफ़ेक्ट करेगा। सो इंटरैक्शंस किसी भी इंटरव्यू के लिए जो है ना वो अच्छी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली इंटरव्यूअर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि इंटरव्यूअर किस हद तक जो है ना वो क्वालिफ़ाइड है। उसके पास स्किल्स हैं, गट्स हैं इंटरव्यू कलेक्ट करने के, वो क्या वो बंदा उस फील्ड का एक्सपर्ट है जिसके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिपेंड करते हैं उसकी इंटरव्यूअर की क्वालिटी के ऊपर भी। इसी तरीके से अगर
इंटरव्यूअर्स की तादाद बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी है ना डाटा कलेक्शन की वो वेरी कर रही है। लाइक अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए 10 लोग सामने बैठे हैं इंटरव्यूअर, तो अब 10 के 10 लोग जो है ना वो डिफरेंट स्कोर देंगे उस सेम रिस्पोंडेंट को, जिसकी वजह से क्या होगा, डाटा की क्वालिटी जो है वो वेरी कर रही है। उसमें से कुछ एक्सपर्ट होंगे, कुछ नॉन एक्सपर्ट्स होंगे। सो क्वालिटी ऑफ जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा जब नंबर ऑफ रिव्यू इंटरव्यूअर्स ज़्यादा होंगे। और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि इंटरव्यूअर की या रिसर्चर की जो बायसनेस है वो बड़ी ज़्यादा होल्ड करती है यहाँ पे, कि लाइक अगर कोई जॉब इंटरव्यू है तो उसमें जो रिस्पोंडेंट है कोई एक आया जिसके साथ किसी इंटरव्यूअर के पर्सनल रिलेशंस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसको जो है ना वो फेवर करेगा। सो यहाँ पर हमें जो है ना वो बायसनेस का एलिमेंट जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आता है। ये था इंटरव्यू के हवाले से। नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास क्वेश्चनेयर्स, कि क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं। क्वेश्चनेयर्स एक्चुअली क्या है जी, कि आपने जो भी रिसर्च के क्वेश्चंस को पूछने हैं वो आप एक पेपर के ऊपर लिख कर रिस्पोंडेंट के हैंड ओवर कर देते हो। रिस्पोंडेंट खुद से उनको पढ़ता है, खुद से उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करता है, और देन खुद से उनके जो है ना वो रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करवाता है। ठीक है, इसमें किसी इंटरव्यूअर को की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये एक जो है ना वो अब इसमें एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि क्वेश्चनेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका इंटरैक्टिव स्टाइल में होना ज़रूरी है। क्योंकि अब एक रिस्पोंडेंट जो है वो सारे रिस्पोंडेंट जो हैं वो हर क्वेश्चंस को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए वो क्वेश्चंस इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए कि रिस्पोंडेंट उसको पढ़कर जो है ना ऐसा लगे कि जैसे कोई नॉर्मल पर्सन जो है ना उससे बात कर रहा है, उसको वो समझा रहा है। इस इतने ज़्यादा जो है ना वो इंटरेक्टिव वे में क्वेश्चनेयर्स जो है वो डेवलप होने चाहिए, ताकि रिस्पोंडेंट जो है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और बेहतर अंदाज में जो है ना उसको वो रिस्पॉन्ड कर सके। अगेन क्वेश्चनर्स के हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका लेस एक्सपेंसिव है। आप लोग एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर सारे क्वेश्चन लिख कर दे देते हो। अब वो पीस ऑफ पेपर जो है ना वो आप मल्टीपल मेथड्स के थ्रू जो है वो मल्टीपल लोगों से जो है वो उसका डाटा को कलेक्ट करवा सकते हो। उसके लिए आपको खुद हर एक रिस्पोंडेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जो है वो चीप मेथड है, बहुत ही जो है ना वो इकोनॉमिकल मेथड है। इसके अलावा जो है ना ये एनोनिमिटी देता है बहुत ज़्यादा, कि जो रिस्पोंडेंट है उसका एक जो है ना पर्दा रह जाता है। उस रिस्पोंडेंट को अपने आप को या अपने बिहेवियर को ओपनली जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करवाना पड़ देता। अपने नाम को जो है ना वो खुफिया रख सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बरकरार रहती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एप्लीकेशंस लिमिटेड हैं, बहुत ही लिमिटेड फील्ड्स के अंदर सिर्फ ये अप्लाई की जाती है। इसी तरीके से जो है ना रिस्पांस रेट रेट बहुत लो है। रिस्पांस रेट किस तरह से लो है कि लेट्स से जी कि आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना ये कंडक्ट करवा रहे हो, और आप यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई 5-6 स्टूडेंट बैठे हैं, उनको आप जाके जो है ना क्वेश्चनेयर्स देते हो, और उनमें से जो है वो बहुत कम लोग होंगे जो इसको सीरियसली कंसिडर करके जो है ना वो रिस्पॉन्स करेंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो कि बगैर पढ़े ही जो है ना वो आपके क्वेश्चनेयर को फिल करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। उसके अलावा जो है ना वो सेल्फ सिलेक्टिंग बायसनेस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, कि किस क्वेश्चनेयर को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है और किसको जो है ना वो क्वेश्चनेयर को सिलेक्ट नहीं करना। ऑल्दो बायसनेस इंटरव्यूइंग की निस्बत कम है, लेकिन स्टिल बायसनेस जो है वो यहाँ पर है। अच्छा जी, अ, अब अगर किसी रिस्पोंडेंट को आपके किसी क्वेश्चन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन आ गई है, कोई मसला आ गया है, तो उस चीज़ को जो है ना वो क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता। वो अपॉर्चुनिटी जो है वो इंटरव्यूइंग सिस्टम के अंदर थी, यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो रिस्पोंडेंट या तो उसको बगैर समझे ही रिस्पॉन्ड कर देगा, या फिर उसको जो है वो छोड़ देगा। ये जो एक है ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि हमें क्वेश्चनेयर के अंदर देखने को मिलता है। अ, इसी तरीके से इसके अंदर जो है ना वो हमें स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पाते। इंटरव्यूइंग के अंदर आप लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके वर्ड्स को कंसिडर नहीं कर रहे होते, बल्कि उस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ जो है ना वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। जबकि यहाँ पर आप लोगों को जो है वो क्वेश्चनेयर से आप लोग उस पर्सन की जो है ना वो इन डेप्थ नॉलेज जो है वो नहीं ले पाते। अगेन
इसमें जो है ना वो रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिस्पॉन्सेज टू अदर क्वेश्चंस, कि एक आधा क्वेश्चन जो है वो पूछा है और उसका जो है ना वो अफेक्ट अगले क्वेश्चन में, एक आधे क्वेश्चन ने उसको कुछ जो है ना लेट से ऑफेंड कर दी है किसी रिस्पोंडेंट को, तो वो अगले क्वेश्चंस के भी जो आंसर्स हैं वो गलत लगा देगा। जबकि इंटरव्यू के अंदर हमें जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस को बफर करने की जो है वो सहूलत मौजूद होती है। हम लोग रिस्पोंडेंट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं और उसके जो बिहेवियर है उसको चेंज कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चनियर्स में जो है ना वो कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कि लेट्स से अगर वो आप लोग उन 10 स्टूडेंट्स को आप क्वेश्चनर देने गए हो, तो वो 10 ने आपस में एक दूसरे से पूछ के जो है ना वो उसको पूरे क्वेश्चनियर को जो है वो फिल अप कर दिया। जबकि इंटरव्यूइंग के अंदर जो है वो वन टू वन फेस टू फेस जो है ना वो रिस्पॉन्स कलेक्ट किया जाता है, तो उसमें जो है ना वो कंसल्टेंसी जो है वो फैक्ट नहीं होती। अच्छा जी। इसी तरीके से जो है ना वो रिस्पॉन्स जो है वो उसको मज़ीद हम लोग सप्लीमेंट्री नहीं किया कर सकते दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। लाइक आप जब इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने किसी पर्सन की जो है ना वो लेट्स से बिहेवियर के बारे में पूछा कि वो पर्सन एग्रेसिव है कि नहीं है। अब जब आपने मुझसे पूछा कि भी जो है ना आप किस हद तक एग्रेसिव हैं, तो उसने कोई एक नॉर्मल आंसर दिया, लेकिन उसके बिहेवियर से जो है ना वो आपको कुछ आइडिया होगा कि जैसे ये कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग वो चीज़ें जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्स बुक के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है वो सप्लीमेंट्री डाटा जो है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं कर पाते। सो ये था हमारे पास जो है ना वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्वेश्चनियर्स के। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, कि अगर आपने क्वेश्चनियर्स डेवलप किया है, तब आप लोग ऑब्वियसली क्वेश्चनियर किसी दूसरे पर्सन के हैंड ओवर करोगे, तो उसके सामने उससे पहले उस क्वेश्चनियर का मोटिव, उस रिसर्च का पर्पस उस रिस्पोंडेंट को पहले समझाओगे, उसको एग्री करवाओगे, उसका कंसेंट लोगे, ताकि वो जो है ना उस क्वेश्चनियर को रिस्पॉन्ड कर सके। सो उस पर्पस के लिए हम लोग जो है ना वो कवर लेटर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। कवर लेटर जो है वो आप लोगों ने इंग्लिश के कोर्स में भी इसकी जो है ना वो प्रॉपर फॉर्मेशंस जो है वो पढ़ी होगी, कि किसी भी जगह के ऊपर अब आप रिज्यूमे पुट करते हो या कोई भी अ, आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड करते हो, तो उससे पहले जो है वो आप लोग एक बाकायदा तौर पे कवर लेटर लगाते हो, जो एक्चुअली अ, आपकी तमाम डिटेल्स जो है वो बता रहा होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं ये किस वजह से भेजे गए हैं और क्यों भेजे गए हैं। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही जो है ना काम यहाँ पर भी हमारे पास कवर लेटर जो है ना वो करेगा, जिसमें सबसे पहले वो कवर लेटर जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, जिस इंस्टीट्यूट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको करवाएगा, जो रिजल्ट आप जो रिसर्च करने जा रहे हो उस रिसर्च के बारे में जो है ना वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा अपने रिसर्च की जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। इसी तरीके से आपने जो है ना वो एक्सप्लेन करना है कि वो आपकी स्टडी जो है ना वो किस किस फील्ड से रेलेवेंट है, और वो उस रिस्पोंडेंट के लिए क्या बेनिफिट्स लेकर आ सकती है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोग उसे दोगे कि भई आपने इस रिस्पॉन्ड पेपर को या इस क्वेश्चनियर को जो है वो इस तरह से फिल अप करना है, इसके अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। सो इस तरह की जो है ना वो आपके पास कुछ स्टार्ट में होगा कवरिंग लेटर के। इसके बाद जो है ना वो आप पार्टिसिपेंट्स को जो है ना वो कंसेंट के बारे में बताते हो, कि आप ये जो इस तमाम क्वेश्चनियर को फिल अप करने जा रहे हो ये एक वॉलंटरी एक्शन है। अगर आप इसको विलिंगली और सपोर्टिवली इसको फिल अप करके रिस्पॉन्स को सबमिट करवाना चाहते हैं, तो इट विल बी गुड। अगर नहीं, तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ये मस्ट जो है ना वो करवाना है। रिस्पोंडेंट के पास जो है ना ये राइट होना चाहिए कि वो इसको डिनाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना वो आप रिस्पोंडेंट को उसके एनोनिमिटी के बारे में कंफर्मेशन देते हो, कि आपके जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो लीक नहीं किया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा, जिससे वो खुल के जो है ना वो आपके क्वेश्चंस को जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके। इसी तरीके से जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनके हवाले से क्वेश्चंस जो है वो, ताकि अगर उस रिस्पोंडेंट को फ्यूचर में अपने रिजल्ट्स जानने हैं या अपने कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी उसके माइंड में आ रहा है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। अच्छा जी, इसी तरीके से जो है ना वो आप जो
क्वेश्चनेयर है उसके ऊपर जो है ना वो डेडलाइन या टाइमिंग भी देते हो कि आपने जो है ना वो इतने टाइम के बाद क्वेश्चनेयर को जो है ना वो आपने रिस्पॉन्ड करना है, ये आपकी डेडलाइन है, ताकि रिस्पोंडेंट जो है वो उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो इन टाइम जो है वो आप तक सबमिट करवा सके दोबारा वापस। फिर एट द एंड जो है वो आप उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने अपने कीमती वक्त जो है वो आपके क्वेश्चनेयर को फिल अप करने के लिए सर्व किया है, और इसी तरीके से जो है ना उसको एप्रिशिएट करें, उसके मॉरल को बूस्ट अप करें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी अगर वो किसी को क्वेश्चनर को फिल अप करे तो वो खुशी-खुशी उसको जो है वो कर पाए। सो अगर हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास कि क्वेश्चंस जो है ना वो किस टाइप के हो सकते हैं। क्वेश्चंस की जो फॉर्म्स हैं वो 2 मेजर टाइप्स होते हैं जी। एक है ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्वेश्चनेयर्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास क्लोज्ड क्वेश्चनेयर्स। ओपन एंडेड ये होते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का जो टोटल आंसर है वो आपने रिस्पोंडेंट के ऊपर रख दिया कि वो रिस्पोंडेंट जैसा चाहे वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपने फुल्ली जो है ना वो ओपन क्वेश्चन पूछे, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर में पूछे जाते हैं जी कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस। तो अब उसके बारे में वो जो रिस्पोंडेंट है वो अपने जो ख़यालात हैं उनका खुल के इज़हार कर सकता है, और वो उसके अंदर लिख सकता है जो चाहे वो उसके बारे में रेलेवेंट जैसा वो फ़ील करता है अपने अल्फ़ाज़ में जो है ना उसके बारे में वो लिख सकता है। इसी तरह से जो क्लोज़ क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग जो है ना रूब्रिक्स बना के देते हैं। उसमें पहले से ही प्री डिफाइंड आंसर्स होते हैं जिसको रिस्पोंडेंट ने जो है ना वो टिक करना होता है। सो इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है सिर्फ़ उन्हीं क्वेश्चंस को ऑप्ट करने के लिए जो क्वेश्चंस इंटरव्यूअर की तरफ से जो है ना या रिसर्चर की तरफ से जो है क्वेश्चनेयर में लिखे गए हैं। सो इसमें हमें जो है ना वो थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ नज़र आती हैं क्लोज क्वेश्चंस के अंदर। हर एक टाइप के जो है ना क्वेश्चन टाइप्स के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। देखते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं उनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। ओपन एंडेड है तो ऑब्वियसली ये इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देगा। रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहेगा वो उसके हवाले से जो है ना वो लिख पाएगा, जिससे ये होगा कि वो रिस्पोंडेंट जो है वो बड़ी ही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे शेयर करेगा। जैसा वो फ़ील करता है वैसा, और ओपनली होके जो है ना वो हमसे वो कंफर्टेबल होके जो है वो शेयर करेगा, जिससे रिस्पोंडेंट को भी जो है ना वो अच्छा फ़ील होगा। इसी तरीके से हमें जो है ना वो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं क्वेश्चन पर स्टक होकर नहीं रह जाएँगे जो हमारे दिमाग में आए थे, बल्कि यहाँ पर जो हर रिस्पोंडेंट है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। सो हमें उनके डिफरेंट रिस्पॉन्सेज़ पढ़ के मज़ीद क्वेश्चंस जो है ना वो उभरेंगे भी और कुछ क्लेरिफ़ाई भी होंगे। इसी तरीके से जो है ना इसमें इस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो रिसर्चर है, उसकी बायसनेस खत्म हो जाती है। ठीक है कि अब वो व्यूअर जो है या इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जो है वो बायस नहीं रहा कि उसने इस रिस्पोंडेंट को जो है वो इस हद तक जो है फेवर करनी है और इसको नहीं करनी, या इस तरह के आंसर्स को उसने फेवर करनी है, क्योंकि हमें वैरायटी ऑफ आंसर्स जो है वो मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के अगेंस्ट। इसी तरीके से जो डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, कि कंटेंट को एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि आपके पास एक ही क्वेश्चन के इतने मल्टीपल टाइप्स के आंसर आ जाते हैं कि आप लोगों को उसको कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको एनालाइज करना जो है वो काफ़ी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है। सो रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो हो सकता है कि कुछ रिस्पोंडेंट्स जो कि राइटिंग के अंदर अच्छे नहीं हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को या अपनी थॉट्स को जो है वो इन राइटिंग नहीं लिख पाते। उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि वो कहना कुछ और चाह रहे हों और लिख कुछ और दें, और जो रिसर्चर होगा जब तक उस तक पहुँचेगा वो क्वेश्चन तो वो कुछ और यूज़ राइटिंग से जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा होगा। सो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। जबकि इंटरव्यूइंग के अंदर जो है वो रिसर्चर को पता लग जाता है ना कि ये पर्सन जो है वो क्या कहना चाह रहा है। सो वो उस अंदाज़ से जो है वो उसको रिस्पॉन्स को नोट कर देता है। अच्छा जी, इसमें जो है ना वो इंटरव्यूअर की बायसनेस कुछ इस तरह से आ सकती है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि वो बायसनेस एलिमिनेट करने की पॉसिबिलिटी है। काफ़ी हद तक वो एलिमिनेट कर देता है। लेकिन इसमें बायसनेस क्या आ सकती है कि चूँकि हमारे पास इतनी वैरायटी आती है, तो उस वैरायटी का जो है ना वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं निकलती, कोई हमारे पास पेट रूल नहीं बनते कि यही सिर्फ़ इसी-इसी को सिलेक्ट करना है। तो इंटरव्यूअर जो है वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शंस की तरफ जो है ना, वो अपनी बायसनेस शो करवा सकता है।
फाइनल सिलेक्शंस की तरफ। सो नेक्स्ट आ रहे हैं जी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज क्वेश्चंस के। इसमें जो हमारे पास होती है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसमें इतनी डेप्थ नहीं होती और ना ही वैरायटी होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हैं उसके अगेंस्ट पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो लिखे गए होते हैं क्वेश्चनर के अंदर। रिस्पोंडेंट ने सिर्फ टिक करना है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो वैरायटी देखने को नहीं मिलती। अच्छा, इसमें हमें जो है ना वो इन्वेस्टिगेटर्स की काफ़ी हद तक बायसनेस नज़र आती है। वो बायसनेस इस तरह से नज़र आती है कि रिसर्चर सिर्फ हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट सिर्फ वही आंसर्स लिख सकता है, वही आंसर लिख देता है जो कि उसको पता होता है कि इनमें से ही कोई जो है ना वो चाहता है कि वो उसके रिजल्ट्स में सामने आए। सो इस तरह की जो है ना वो बायसनेस हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा जी, इसमें एक और डिसएडवांटेज ये है कि किसी भी तरह का कोई जो किसी खास क्वेश्चन के अगेंस्ट जो उसके आंसर्स दिए गए हैं, वो आंसर्स जो है ना वो रिस्पोंडेंट्स को उसी डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करेंगे उस क्वेश्चन के अगेंस्ट। सो इसका नुकसान क्या होगा कि जो रिस्पोंडेंट है वो ओपनली या फ्री माइंड से जो है वो सोच नहीं सकता। वो बायस हो जाएगा सिर्फ उन्हीं आंसर्स के बारे में सोचने पर जो आंसर्स उसको क्वेश्चनेयर में दिए गए हैं। सो टिक कैटेगरीज विदाउट थिंकिंग, इसमें जो है वो रिस्पोंडेंट्स जो है वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जल्दी में या फ्रस्ट्रेशन के रिजल्ट में जो है ना बस जल्दी जल्दी से टिक लगा देते हैं और वो ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते। अच्छा जी, इस बार सबसे बड़ा एडवांटेज ये है हमारे पास कि रेडीमेड कैटेगरीज बनी पड़ी हैं कि ऑलरेडी जो है वो लाइक अगर एक क्वेश्चन है उसके अगेंस्ट 4 आंसर्स की ऑप्शंस हैं तो ऑलरेडी 4 कैटेगरीज बनी हुई हैं। सो एनालिसिस करना बड़ा ईज़ी है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस वन जिसमें हमारे पास कोई कैटेगरी ही नहीं थी। हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ रहे थे। सो मल्टीपल वैराइटीज़ बन रही थी, तो कैटेगरीज नहीं थी बन पा रही उसके अंदर। नेक्स्ट आता है जी कि कौन से ऐसे जो है ना क्वेश्चंस हो सकते हैं या कौन सी ऐसी टूल्स हैं जो कि हमें एक अच्छा क्वेश्चनेयर डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके अल्फाज, आपका लहजा जो है वो क्वेश्चनेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनेयर के लिए नहीं बल्कि इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस जो है ना एटीट्यूड के साथ अप्रोच कर रहे हो किसी एक रिस्पोंडेंट को। लाइक अगर आप एक रिक्वेस्टिव मैनर में सबमिसिव मैनर में जा रहे हो तो वो रिस्पोंडेंट जो है वो अच्छे अंदाज में जो है ना वो उस क्वेश्चन को फिल अप करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप लोग जो है वो एक रिजिड फॉर्म में जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो रिस्पोंडेंट जो है वो ठीक तरीके से फिल अप नहीं करेगा। कुछ बेसिक रूल्स हैं, जनरल रूल्स हैं, जो कि तमाम हर किस्म के जो है ना वो क्वेश्चनियर्स को डेवलप करते वक़्त जो है ना ज़हन में रखने चाहिए। नंबर 1, ऑलवेज यूज सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो वेल एजुकेटेड है कि नहीं है। और आप अगर कुछ टिपिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करने जा रहे हो अपने क्वेश्चंस के अंदर तो वो रिस्पोंडेंट को तो नहीं पता होंगी, तो रिस्पोंडेंट उसको बगैर समझे ही फिर जो है ना वो टिक कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना क्वेश्चन लिखते हो जी इज एनीवन इन योर फैमिली अ डिप्सोमैनियक। अब डिप्सोमैनियक जो है ना वो एक मेडिकल टर्म है। अब इतनी जो जिसे कहते हैं ना हाई क्वालिटी की मेडिकल टर्म्स जो है वो हर एक पर्सन के लिए जो है वो अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब है जी अल्कोहलिक है, तो आप सिंपल वर्ड्स को यूज़ करें कि क्या आपकी फैमिली के अंदर कोई और पर्सन अल्कोहलिक तो नहीं है, रेदर दैन कि आप जो है ना वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करना शुरू कर दें। सो सेकंड पोर्शन है जी कि डू नॉट यूज़ एम्बिगुअस क्वेश्चंस। एम्बिगुअस क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि क्लियर कट जो है ना वो आपको कंसेप्ट डिलीवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो रिस्पोंडेंट है वो कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आर यू सेटिस्फाइड विद योर कैंटीन। अब वो किस तरह की सेटिस्फेक्शन के बारे में आप पूछ रहे हैं? क्या आप कैंटीन के स्टाफ की परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे हैं, कैंटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से पूछ रहे हैं, कैंटीन की फूड क्वालिटी के हवाले से पूछ रहे हैं, कैंटीन की सर्विस के हवाले से पूछ रहे हैं? कोई इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, सो एम्बिगुअस क्वेश्चंस मत पूछें कि यानी कि वो क्वेश्चन जो है ना वो इतने ही ओपन ना हो कि वो उस रिस्पोंडेंट को पता ही ना लग सके कि वो आप पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आता है जी डू नॉट आस्क डबल बैरल्ड क्वेश्चंस।
डबल बैरल क्वेश्चन से मुराद ये है कि जिसमें जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाए, लाइक दो तीन क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन बना के आप जो है ना वो एक क्वेश्चन डेवलप करवा दें, जिससे का रिस्पोंडेंट को समझ ही ना आए कि उसने किस वाले पोर्शन का जो है ना वो आंसर करना है। फॉर एग्जांपल, हाउ ऑफन एंड हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन ईच विजिट। अब आप इसमें क्या टाइम की क्वांटिटी पूछ रहे हो या कब कब आते हो उस बारे में पूछ रहे हो, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर जो है ना वो डबल बैरल क्वेश्चन पूछ दिया है कि यहाँ जो है ना वो आप टाइम की अपने विजिट का जो है वो टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हो या विजिट की जो अकरेंस है उसके बारे में पूछ रहे हो। तो रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि वो किस बात का जवाब दे। इसी तरीके से जो है ना वो लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने, यानी कि जिसका क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही उस रिस्पोंडेंट को पता जो है ना वो कुछ आइडिया हो जाए कि आप ये वाला आंसर जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज बैड इजंट इट, कि भाई स्मोकिंग बैड है ना कि नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आपने उसको पहले ये गेस दे दिया कि भाई तुमने इसका आंसर जो है ना वो नो ही लगाना है कि स्मोकिंग इज बैड। Do not ask questions that are based on presumptions, के फर्जी बातों के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चंस मत बनाएं और कुछ ऐसी बातें ना कर दें जिससे जो है ना रिस्पोंडेंट जो है अफेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी सिगरेट्स डू यू स्मोक इन अ डे। अब आपको क्या पता वो स्मोकिंग करता है कि नहीं करता। आपने डायरेक्टली अगर उससे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, कि हाउ मेनी सिगरेट्स डू यू स्मोक इन अ डे, तो वो जो रिस्पोंडेंट है वो ऑफेंड हो सकता है कि आप जो है उसको जो है वो एक अब्यूजर स्मोकर जो है वो समझ रहे हैं। तो इसलिए पहले आपको सॉलिड ग्राउंड्स डेवलप कर लेने चाहिए। आप लोगों को इससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, डू यू स्मोक, अगर यस है देन आंसर दिस, इफ नो देन लीव दिस आंसर। सो इस तरह के आप लोग है ना वो क्वेश्चन को डेवलप करते हैं। सो ये कुछ बेसिक जो है ना वो की अप्रोचेज हैं एक अच्छे क्वेश्चनर को जो है ना वो डेवलप करने के लिए। सो क्वेश्चनर जब भी आप डेवलप करें इस इन फॉर्मुलेशंस की बेसिस के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चनर को डेवलप करें। सो यहाँ तक था आज का लेक्चर। होप्स हो कि आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गई होगी। किसी पॉइंट की क्लियरेंस नहीं हुई अगर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।